हेलो गाइस, स्वागत है आपका एमबीबीएस टॉक्स में। ये सेकंड वीडियो है। पहली वाली वीडियो में अपन ने डिस्कस कर चुके हैं एस्केलेटरी स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर एंड यूरिन फॉर्मेशन। टुडे वी लर्न मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट बनता है उसकी कंसंट्रेशन कैसे होती है। इसमें दो स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है, हैंले लूप एंड वॉशर एक्टा। काउंटर करंट मैकेनिज्म ये क्या होती है? मेंटेनिंग द ऑस्मोलरिटी टुवार्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुला होती है और मेडुला के इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलरिटी कंसंट्रेशंस मेंटेन करने के लिए एक मैकेनिज्म होती है, उसे कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब इसके अंदर क्या होते हैं? अब काउंटर करंट मैकेनिज्म में ग्रेडियंट होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसको बनाने के लिए NaCl और यूरिया मेन कंपोनेंट होते हैं। ये दो ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर। अब NaCl तो आप पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, हैंले लूप की असेंडिंग वॉल से, मतलब NaCl इलेक्ट्रोलाइट से, तो असेंडिंग वॉल से परमेबल होता है। और यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंले लूप। जो हैंले लूप की असेंडिंग लिम्ब होती है उसके अंदर एंटर करता है ये कलेक्टिंग डक्ट से। ये देखते अपन कैसे होता है आगे। अब अपन हैंले नेफ्रॉन एंड द वॉशर एक्टा की स्ट्रक्चर्स देखेंगे। क्लियर कर देता हूँ। ये वॉशर एक्टा है, यू शेप्ड वॉशर एक्टा, एंड द हैंले लूप होता है हेयर पिन शेप्ड। ओके, ये बता चुका हूँ मैं पहली वाली वीडियो में। और आउटर पार्ट कोर्टेक्स, आउटर मेडुला, इनर मेडुला हो गया। अब देखो आउटर पार्ट्स, जो आउटर कोर्टेक्स होती है वहाँ पर जनरली कितनी ओस्मो होती है? ऑस्मोलरिटी 300 ऑस्मोलरिटी पर लीटर। और आउटर मेडुला में 600 ऑस्मोलरिटी पर लीटर, और इनर मेडुला के अंदर 1200 ऑस्मोलरिटी पर लीटर होती है। अब फर्स्ट ग्लोमेरुलस से जो एफरेंट आर्टरियोल लेके आई, और फिर ग्लोमेरुलस, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन हुआ और वो पीसीटी में आ गया। अब यहाँ पर तो जितनी ब्लड की ऑस्मोलरिटी होती है उतनी ही ऑस्मोलरिटी होगी, 300 ऑस्मोलरिटी पर लीटर। फिर जैसे में जैसे जैसे अपन आगे जाते जाएंगे ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब ऑस्मोलरिटी कैसे इंक्रीज हो रही है? जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है उसकी वॉल वाटर के लिए परमेबल होती है एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमेबल होती है। तो इसकी जो सरफेस है, आउटर सरफेस से वाटर निकल रहा है, तो वाटर निकल रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है और कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। और क्योंकि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल और अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड में होता है। तो वॉल्यूम डिवाइड में होता है, तो वॉल्यूम अगर कम होगा तो कंसंट्रेशन ओवरऑल इंक्रीज होगी। फिर नेक्स्ट जैसे जैसे जा रहे 1000 ऑस्मोलरिटी पर लीटर, और जो इनर मेडुला एंड द लोअर बॉर्डर पे कितने जाते हैं? 1200 ऑस्मोलरिटी, ये सबसे हाईएस्ट होती है। और ये जो पहले ऑस्मोलरिटी थी 300, इससे कितने टाइम्स ज़्यादा है? 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स तक कंसंट्रेशन हो जाता है ये। फिर वापस डिसेंडिंग लूप में बढ़ती गई। अब एसेंडिंग लूप में NaCl इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते जाएंगे तो कंसंट्रेशन घटती जाएगी। फिर 900, 500, 300 ऑस्मोलरिटी हो गई, फिर कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। अब कलेक्टिंग डक्ट भी क्या करती है? वाटर के लिए परमेबल होती है और फिर उससे वाटर निकलता जाता है। और यहाँ पर आते थे अपने यूरिन भी 1200 ऑस्मोलरिटी पर लीटर, जो कंसंट्रेशन ऑफ 1200 ऑस्मोलरिटी पर लीटर हो जाती है। इसलिए अपना यूरिन 4 टाइम्स तक कंसंट्रेटेड हो जाता है। और कलेक्टिंग डक्ट से ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए सम अमाउंट ऑफ यूरिया एसेंडिंग लूप फॉर्म में हैंले लूप में वापस आ जाती है ना। अभी अपन देख ली स्ट्रिक से इससे पास हो रहा है। अब ये वॉशर एक्टा है ना, ये यहाँ पर होता है इसके पैरेलल में,
अब पैरेलल में होता है, अब जो इससे कंपोनेंट वाटर NaCl निकल रहे, अब जो इसकी डिसेंडिंग लिम्ब से जो कंपोनेंट निकल रहे हैं वो इसकी असेंडिंग लिम्ब के अंदर चले जाएंगे, और जो इसकी असेंडिंग लिम्ब से जो कंपोनेंट निकल रहे हैं वो इसकी डिसेंडिंग लिम्ब में चले जाएंगे। इसलिए इसकी अपोजिट होती है कंसंट्रेशन। जैसे इसमें यहाँ पर ऐसे इंक्रीज हो रही है तो इसमें डिक्रीज होगी। देख रहे हो आप, इंक्रीज यहाँ पर इसमें डिक्रीज होगी। अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। अब किडनी फंक्शन किसके द्वारा रेगुलेटेड होते हैं? हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, हार्मोनल। और इसके अंदर और कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व करते हैं? हाइपोथैलेमस, JGA, जस्टोग्लोमेरुलर apparatus एंड हार्ट। 3 हाइपोथैलेमस, JGA एंड हार्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑस्मोरिसेप्टर, फ्लूइड से रिलेटेड रिसेप्टर्स इन बॉडी एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम एंड द आयनिक कंसंट्रेशन। इन तीनों से क्या हो जाता है? ये चेंज हो जाती है। ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेटेड, चेंज इन फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन। और ये हो गया। अब जैसे नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आगे जैसे JGA कैसे रोल अदा करता है, हार्ट कैसे है ना किडनी फंक्शन को में कैसे अपना रोल कैसे अपना योगदान देता है। अब ये ADH और इसके सेकेंड नेम वासिप्रोसिन, ये कहाँ से होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एक्चुअल में तो ये सीक्रेट तो हाइपोथैलेमस से होता है और स्टोर्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर रहता है। अब ये क्या करता है? डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। डायूरेसिस मतलब एक्सेस अमाउंट में यूरिन निकलना। जैसे अपन कॉफ़ी, एल्कोहल, ये कैफीन, निकोटीन ये ज़्यादा लेते हैं तो इससे ये डायूरेसिस को बढ़ा देते हैं। और ये ADH क्या करता है? प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। अब तो ये कैसे करता है? ये डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के ऊपर वर्क करता है। ये कहाँ करता है? डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। और फिर उससे क्या करता है? ये वहाँ पर वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। वाटर के एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा तो इंक्रीज बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर। अपन ने क्या देखा? जो ऑस्मोरिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेटेड किसकी वजह से होते हैं? ब्लड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम एंड द आयनिक कंसंट्रेशन के चेंज होने की वजह से एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया तो स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर, और ऑस्मोरिसेप्टर चेंज हो गए तो ADH का लेवल, ADH को वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भेजेगा और ADH का लेवल कम हो जाएगा और इस तरह इनकी वो एब्जॉर्प्शन होना वाटर का रुक जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन रास क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये रास भी किडनी के GFR को मेंटेन करने के लिए, किडनी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए होती है। एक सिस्टम है। अब जैसे देखो ये कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे वर्क करता है वो देखते हैं अपन। रास GFR डिक्रीज हुआ तो इसका सिग्नल JG सेल्स को पहुंचा। अब JG सेल्स ने सिक्रेट किया रेनिन। अब रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन जो कहाँ से सिक्रेट होता है? लीवर से। पैसिव फॉर्म होती है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और ये भी पैसिव फॉर्म से। फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन सेकेंड, इट इज़ द एक्टिव फॉर्म। एंड किसके द्वारा कन्वर्ट होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये वेस्कुलर सिस्टम और लंग से सिक्रेट होता है। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू सेकेंड में एल्डोस्टेरोन और रेनिन भी अपना रोल निभाते अपना भी। अब ये क्या होता है? एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, ये क्या है? एक्टिव फॉर्म। और ये क्या है? एक्टिव फॉर्म है। और ये क्या होती है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब जो वेसल्स होती है उन्हें कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब वो सक्रिय हो जाती है, नैरो हो जाती है। तो ये क्या है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर। अब वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर तो वेसल छोटी हो गई तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो किडनी में ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, और ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी, GFR भी बढ़ जाएगा इस तरह। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में, कि एल्डोस्टेरोन वाटर के और Na+ के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है।
और एक्सक्रीशन किसका करता है? ये के प्लस पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट को एक्सक्रीट करता है। ओके, देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप सबको। अब देखते क्या ना, मतलब जो ये रास एक्टिवेटेड हुआ, इससे ब्लड फ्लो बढ़ गया। अब इसको कैसे रेगुलेटेड करते हैं देखते हैं अपन आगे। ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, जैसे रास ने वर्क किया, रास सिस्टम ने, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ। अब ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ तो फिर क्या होता है? जो एट्रिया ऑफ हार्ट, एट्रियल वॉल होती है हार्ट की, वो रिलीज करती है एएनएफ, एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर। अब ये एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर क्या करता है? ये वेसो डायलेटर होता है, मतलब वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर तो वेसल्स को नैरो कर देता है, और वेसो डायलेटर जो वेसल्स होती है उसे डायलेट कर देता है, मतलब उसकी ये साइज इतनी होती है तो ऐसे साइज बढ़ जाती है उसकी, वेसो डायलेटर। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आ गया नेक्स्ट, एएनएफ होता है, एएनएफ मैकेनिज्म चेक ऑन रास। अब जैसे अपन रोड पे सफ़र करते हैं तो चेक पॉइंट होते हैं बीच बीच में, जो चेक करते रहते हैं कि मतलब कुछ अंडर लोडेड है, आउटर लोड अंडर लोडेड है या ओवर लोडेड है। तो इसी तरह एएनएफ अगर ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं है और रास की वजह से बढ़ गया तो एएनएफ उससे कंट्रोल करता है, और ये क्या है? चेक करते रहती है रास को, चेक ऑन रास सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन देखते हैं मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन क्या होता है? वॉलेंटरी प्रोसेस होता है और रेगुलेटेड बाय द सीएनएस। और एवरीडे अपन 1 to 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। इट्स मीन 180 लीटर जीएफआर था, जिसमें से अपन 1 to 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। इट्स मीन 99% फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है। ओके, अब यूरिया एक्सक्रीट, मतलब यूरिया एक्सक्रीट कितने करते हैं अपन? 25 to 30 ग्राम्स एवरी डे यूरिया एक्सक्रीट करते हैं अपन। ओके, अब मिक्सचुरेशन देख रहे हैं तो यूरिथ्रा की थोड़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन। इट्स द यूरिथ्रा, इट्स द यूरिथ्रा। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ी इसके एनाटॉमिकल एंड थोड़ी फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज द यूरेटर, यूरेटर। अब ये यूरेटर होती है, इसमें ऑब्लिकली ओपन होती है, ऐसे ऑब्लिक ओपन होती है, ऑब्लिक, जिससे क्या होता है इसके अंदर वॉल्स तो होते नहीं, तो ये ऑब्लिक ओपन होती है। इसलिए क्यों? क्योंकि बैक फ्लो नहीं हो सके। और ये जो ट्राइंगल स्ट्रक्चर बनती है इसके अंदर उसे कहते हैं ट्राइगोन। दिस इज अ ट्राइगोन, ट्राइगोन। और इसके अंदर जो मिडल मस्कुलर लेयर होती है वो होती है डेट्रोसर मसल्स। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि जो यूरिथ्रा होते हैं उसके अंदर कौन सी मसल पाई जाती है? डेट्रोसर, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। और जो इसके अंदर दो स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। अब जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो एएनएस, इट्स मीन इनवॉल्यूंटरी होता है, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो सीएनएस, इट्स मीन वॉल्यूंटरी स्फिंक्टर होता है। तभी तो अपन यूरिन को अपन होल्ड कर सकते हैं 1 घंटे 2 घंटे, क्योंकि ये वॉल्यूंटरी स्फिंक्टर है, इसका एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और जब तक अपन की इच्छा नहीं होगी अपन उसे ओपन नहीं करेंगे। अब ड्यूरिंग रिलीज ऑफ यूरिन, ड्यूरिंग रिलीज ऑफ यूरिन में क्या होता है? अब जैसे यूरिन को बाहर निकलना है तो ये जो यूरिथ्रा के वॉल से इसको कॉन्स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, मतलब इसको ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, है ना, और जो इंस्फिक्टर है उनको ओपन होना पड़ेगा, तो इंस्फिक्टर है वो रिलैक्स फॉर्म में आ जाएंगे और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म में आ जाएगी। स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लेडर, यूरिनाइन ब्लेडर इज कॉन्ट्रैक्ट एंड यूरिथ्रल इंस्फिक्टर इज रिलैक्स। और यूरिन का कलर कैसे होता है? लाइट येलो कलर होता है। एंड द स्लाइटली एसिडिक पीएच कितनी होती है इसकी? 6। अब एनालिसिस ऑफ यूरिन के काम आता है, डॉक्टर्स लिखते हैं ना, यूरिन का टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स। वाई, क्यों करते हैं? क्यों एनालिसिस यूरिन का इसलिए करते हैं? ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में इम्पोर्टेंट होता है। जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं अपने, ग्लाइकोसूरिया, कीटोनूरिया एंड द अदर डिजीजेस, हेमेटोयूरिया, तो उसमें यूरिन के टेस्ट करते हैं। अब यूरिन का टेस्ट करने से क्या होगा कि पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सी डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिजीज़। तो ग्लाइकोसूरिया, अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लाइकोसूरिया, अगर कीटोन बॉडी प्रेजेंट है तो कीटोनूरिया। और अपन आगे देखते हैं यूरिन की
डिजीजेस, इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की डिजीजेस। अब अपन ने मैच्योरेशन देखा, ये भी एक्सक्रेशन है। और भी अपन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन देखते हैं जो एक्सक्रेशन के अंदर अपना रोल निभाते हैं, किडनी तो है ही है, लंग्स, लीवर, स्किन। अब देखते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लंग्स। अब लंग्स क्या करता है, 200 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट CO2 रिमूव करता है लंग पर मिनट। एंड सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, और वाटर की भी एक सिग्निफिकेंट मतलब कुछ अमाउंट वाटर की सिग्निफिकेंट जिसे मेजर कर सके उतने अमाउंट वाटर को भी रिमूव करता है, मतलब एक्सक्रीट करता है। और अब लीवर कैसे करता है, इन बाइल जूस की तरह लीवर में बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, उसके द्वारा क्या क्या चीज़ें एक्सक्रीट कर रहा है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन एंड द ड्रग्स। याद रखना, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन, ड्रग्स। एंड इन स्वीट NaCl स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। स्वीट ग्लैंड्स होते हैं ना बॉडी पर, स्किन के थ्रू देख रहे हैं अपन, स्वीट ग्लैंड्स एंड द सीबेसियस ग्लैंड। अब स्वीट ग्लैंड होते हैं जो अपना पसीना निकलता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्रीट हो रही है, NaCl होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड द लैक्टिक एसिड। इसलिए अपना यूरिन होता है वो जो स्वीट निकलता है वो एसिडिक होता है, साल्टी होता है वो। एंड द सीबेसियस ग्लैंड्स स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन्स एंड द वैक्सेस, सीबेसियस ग्लैंड ये एक्सक्रीट करती है। अब अपन डिसऑर्डर देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। अब मैंने ये दो तो बता चुका हूँ आपको, ग्लूकोजिन, ग्लाइकोसूरिया, यूरिन इन ब्लड, यूरेमिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, और जैसे अभी ये हेमोडायलिसिस, इट इज़ इम्पोर्टेंट डिजीज़ और पेशेंट भी खूब होते हैं इसके। अगर किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन वर्क नहीं कर रही, यूरिन एक्सक्रीट करने के वो अब काबिल नहीं है, उसके अंदर यूरिन फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव नहीं हो पा रहे, तो इस यहाँ पर मतलब वो पेशेंट की ये नहीं हो पा रहा तो हेमोडायलिसिस करना पड़ता है। क्या होती है, यूनिट कंटेन एक कोल्ड सेलोफोन ट्यूब सराउंडेड बाय द फ्लूइड। ये सेलोफोन ट्यूब होती है जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उससे सराउंडेड होती है, जिसे अपन देखते हैं, इसमें देखते डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे ये पेशेंट है, अब ये परेशान है, देखो उदास है, क्योंकि ये अपने बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव नहीं कर पा रहा। अब इसकी हेमोडायलिसिस करेंगे। अब ये हेमोडायलिसिस अपार्टस है। अब इसकी आर्टरी से अपन इसका ब्लड लेंगे, फ्रॉम आर्टरी टू पंप, आर्टरी से ब्लड लेंगे। लेकिन हेमोडायलिसिस अपार्टस के अंदर भेजने से पहले इसके अंदर एक एंटीकोगुलेंट ऐड करेंगे, हिपेरिन, क्योंकि अपने ब्लड के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो ब्लड इसके अंदर जाके क्लोट ना हो जाए, इसलिए इसके अंदर एंटीकोगुलेंट ऐड करेंगे और फिर इसके अंदर पास आउट होगा। और ये कोइल सेलोफोन ट्यूब होती है और परमेबल होती है। और जो इसका ये फ्लूइड है, डायलाइजिंग फ्लूइड, ये प्लाज्मा के जैसे इसका कंपोजिशन होता है, बस इसमें नाइट्रोजन वेस्टेज नहीं होते। अब इसके अंदर आया ब्लड, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब यहाँ पर इसके अंदर ब्लड के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और इसके अंदर एब्सेंट है, तो हाई कंसनट्रेशन जो लोअर कंसनट्रेशन नाइट्रोजन वेस्ट इसके अंदर आ जाएंगे डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर। फिर अब इसको वापस सारा इसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव हो गया ब्लड से, अब इसको वापस वेन के थ्रू बॉडी के अंदर भेज देंगे। लेकिन भेजने से पहले एक एंटी हिपेरिन ऐड करेंगे ताकि अपने कोई नेक्स्ट टाइम को भी चोट लगे या इंजरी हो तो ब्लड क्लॉट हो सके। अब सेम कंपोजिशन एज दैट प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजन वेस्टेज। ओके, देख लिया अपन ने। अब नेक्स्ट डिजीज देखते रेनल फेलियर, मतलब किडनी फेलियर हो गई, अपने काम करने से फेलियर हो गई, वो फेल हो गई किडनी। इसका फिर इसको कैसे करेंगे अपन, इसको सही कैसे करेंगे। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेटेड मेथड ऑफ द रेनल फेलियर। अब किडनी काम नहीं कर पा रही तो उसकी जगह एक्सचेंज करेंगे और उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। लेकिन जो अपन किडनी लगा रहे हो वो डोनर की किडनी रिसीवर की किडनी के रिलेशन में मतलब सेम होनी चाहिए, क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए। क्योंकि अब जैसे है ना ये ब्लड हो, फिर है ना इसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी और फिर भी वो जो ट्रांसप्लांट किडनी होगी
वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, इसलिए क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट रीनल कैलकुलाई। अब ये स्टोन इनसॉल्युबल मास होते हैं, वो इसके अंदर क्रिस्टलाइट साल्ट के फॉर्म में इसके अंदर जमा होने लग जाते हैं। किडनी स्टोन बोलते हैं ना, इससे पथरी वो बनने लग जाते हैं। ये क्या क्या होते हैं, ऑक्सलेट और कार्बोनेट की वजह से रीनल कैलकुलाइट बनती है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस मतलब ग्लोमेरुलस के अंदर नेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होने लगा, तो इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलर ऑफ किडनी, इसको बोलेंगे अपन ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, इन्फ्लामेशन होने लग गया इसके अंदर। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।